नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रहस्य कहानियाँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बर्फीले जंगलों, रहस्यमयी आवाज़ों और इंसानी शक्ल में छिपे एक ऐसे डर की कहानी जो शायद आज भी उन पहाड़ों में जिंदा है। मेरे पिता अर्जुन रावत ने अपनी जिंदगी के 32 साल हिमालयी वन क्षेत्रों में बिताए थे। ऊंचे देवदार, बर्फीली घाटियां और जंगली जानवर, वही उनकी दुनिया थी। पिछले साल जब वो रिटायर हुए, उन्होंने मुझसे कहा, कबीर, एक आखिरी बार मेरे साथ चलो, उन पहाड़ों में जहां इंसान खुद को भूल जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे एयरफोर्स एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए निकलना था, इसलिए ये सफ़र सिर्फ शिकार या कैंपिंग नहीं था। ये हमारे बीच एक खामोश विदाई जैसा था। इस बार उन्होंने जगह चुनी उत्तराखंड नहीं, बल्कि हिमाचल की पांगी घाटी के पार, बर्फ से ढकी एक ऐसी सुनसान रिज जहां सर्दियों में लोग जाना पसंद नहीं करते। गांव वालों का कहना था, बर्फ गिरने के बाद वहां कभी-कभी लोग वापस नहीं आते। जब हम आखिरी गांव के ढाबे पर रुके, एक बूढ़े आदमी ने पिताजी को देखते ही कहा, साहब, ऊपर इस मौसम में मत जाइए, इस बार बर्फ में नकल छाया जाग गई है। पिताजी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन उस बूढ़े की आंखों में जो डर था, वो मेरे मन में उतर चुका था। शाम तक हम उस सुनसान जगह पहुंच गए। ताज़ी बर्फ घुटनों तक जमी हुई थी। हमारी जीप फिसलती हुई मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। फिर एक मोड़ पर पिताजी ने गाड़ी रोक दी। आगे पैदल जाना होगा। हमने बैग, राइफल और कैंपिंग सामान उठाया और उस सफ़ेद सन्नाटे में चलना शुरू किया। हर कदम पर बर्फ की चरमराहट ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे जंगल हमारी मौजूदगी दर्ज कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद हमें देवदार के पेड़ों के बीच एक खुली जगह मिली। वहीं हमने टेंट लगाया। सामने पेड़ों की लंबी कतारें थीं और उनके पीछे सिर्फ अंधेरा। पिताजी अचानक ठिठक गए। उन्होंने दूर एक सूखे पेड़ की तरफ देखा। फिर बोले, कबीर, सालों पहले मैंने यहाँ एक लकड़ी का मचान बनाया था। चलो देखते हैं, शायद अभी भी हो। हम मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि मेरी नज़र बर्फ पर पड़े ताज़ा हिरण के निशानों पर पड़ी। पिताजी झुके, उन्हें ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम आगे जाकर देखो, शायद शिकार पास ही हो। मैं अकेला आगे बढ़ गया। कुछ कदम, फिर कुछ और तभी तभी मेरी नज़र ऊपर गई। एक ऊंचे बुरांश के पेड़ पर, जमीन से करीब 20 फीट ऊपर, एक हिरण की खाल उतरी हुई लाश शाखाओं में अटकी हुई थी, लेकिन नीचे बर्फ पर खून का एक कतरा भी नहीं था। उसका शरीर इस तरह टंगा था जैसे किसी ने बहुत सलीके से उसे सजाया हो। उस सफ़ेद सन्नाटे में वो दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने तुरंत पिताजी को आवाज़ दी। वो दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस लाश पर पड़ी, उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ये किसी जानवर का काम नहीं। और उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ, पेड़ों के पीछे, कहीं बहुत पास, कोई हमें देख रहा था। उस रात टेंट के बाहर बर्फ पर कुछ घसीटने की आवाज़ शुरू हुई, धीमी, भारी और बिल्कुल हमारे चारों ओर घूमती हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आवाज़ के साथ किसी सांस लेने की आवाज़ नहीं थी। और जब अगली सुबह हमने टेंट खोला, तो हमारे आसपास बर्फ पर बने थे असामान्य, विशाल खुरों के निशान, जो गोल गोल हमारे कैंप को घेर रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा, और पहली बार उनकी आंखों में मैंने खालिस डर देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाए, आज रात हम जमीन पर नहीं सोएंगे, क्योंकि असली डर अभी जंगल से बाहर निकलकर हमारे पास आने वाला था। शाम ढलते ढलते हम उस पुराने मचान तक पहुंच गए। देवदार के दो विशाल पेड़ों के बीच लकड़ी का वो ढांचा अब भी किसी तरह टिका हुआ था। कई जगह लकड़ी सड़ चुकी थी, रस्सियां ढीली पड़ चुकी थीं, और उस पर जमी बर्फ उसे और कमजोर बना रही थी। पिताजी,
अर्जुन रावत ने बिना एक शब्द बोले उसे दोबारा कसना शुरू कर दिया। उनकी हर हरकत में जल्दबाजी थी, जैसे उन्हें पता हो कि अंधेरा होने से पहले हमें ऊपर पहुंचना ही होगा। मैं नीचे खड़ा चारों तरफ देख रहा था। हवा लगभग बंद थी। बर्फ से ढकी घाटी इतनी शांत थी कि दूर किसी सूखी टहनी के टूटने की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शांति में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे जंगल खुद किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अंधेरा पूरी तरह उतरने से पहले हम दोनों मचान पर चढ़ गए। नीचे फैली सफेद जमीन चांदनी में किसी बर्फीली झील जैसी चमक रही थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे जमीन पर कोई काले हाथ फैलाए खड़ा हो। पिताजी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज रात अगर कुछ भी दिखे या कोई आवाज आए तो नीचे मत उतरना। उनकी आवाज में ऐसा कठोर डर था कि मैंने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। आधी रात के करीब मेरी आंख अचानक खुल गई। पहले मुझे लगा मैं किसी सपने से जागा हूं, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ पिताजी सीधे बैठकर नीचे जंगल की तरफ घूर रहे थे। उनका हाथ धीरे से मेरी बाह पर आया, ठंडा और हल्का कांपता हुआ। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो फिर आ गया। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे धीरे नीचे झांका। पहले तो सिर्फ पेड़ दिखे, बर्फ, चांदनी और काली परछाइयां। लेकिन फिर अचानक पेड़ों के बीच मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। एक लंबी बेहद पतली आकृति दो देवदारों के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी ऊंचाई किसी इंसान से कहीं ज्यादा थी। शरीर इतना दुबला कि लगता था जैसे हड्डियों पर खाल चिपकी हो। उसकी त्वचा चांदनी में हल्की पीली सलेटी चमक रही थी। वो हिल नहीं रही थी, बस हमारी तरफ देख रही थी। इतनी दूर होने के बावजूद मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नज़रें सीधे मेरी आंखों में उतर रही हैं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी थरथराहट मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो आकृति बहुत धीरे धीरे सरकी। चलने की जगह ऐसा लगा जैसे धुएं का कोई टुकड़ा बर्फ के ऊपर फिसल रहा हो। फिर अगले ही पल वो पेड़ों के पीछे गायब हो गई। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी समय मचान के ठीक नीचे बर्फ के दबने की आवाज आई। चर चर चर, जैसे कोई बहुत भारी चीज बिल्कुल हमारे नीचे घूम रही हो। लेकिन ऊपर देखने पर कोई परछाई नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ आवाज। पिताजी ने राइफल कसकर पकड़ ली। उनका जबड़ा भिंचा हुआ था। तभी नीचे से एक आवाज आई, कबीर। मेरी सांस वहीं अटक गई। वो आवाज मेरी ही आवाज थी, बिल्कुल मेरी तरह। वही लहजा, वही सांसों की टूटन। फिर दोबारा वही आवाज आई, पापा नीचे देखिए। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए ऐसा डर चमका जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, ये हमें नीचे बुलाना चाहता है। अगले कई मिनट वही आवाज अलग अलग रूप में आती रही। कभी मेरी, कभी पिताजी की, कभी किसी बूढ़े आदमी की, कभी दूर रोते हुए बच्चे जैसी। और हर आवाज मचान के चारों तरफ घूमती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी सांस भी भारी लगने लगी। सुबह की पहली हल्की रोशनी के साथ पिताजी ने नीचे उतरने का इशारा किया। हम धीरे धीरे मचान से नीचे आए। लेकिन नीचे आते ही मेरी नज़र दूर एक चट्टान की धार पर गई और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वहाँ एक आदमी खड़ा था। वही जैकेट, वही टोपी, वही कंधे पर लटकी राइफल, बिल्कुल पिताजी जैसा। मैंने घबराकर अपने बगल में देखा। पिताजी तो मेरे साथ ही खड़े थे। फिर वो कौन था? दूर खड़ा वो आदमी धीरे धीरे अपना सर हमारी तरफ मोड़ने लगा, लेकिन उसका सर इंसानी सीमा से कहीं ज्यादा घूम गया, लगभग 180 डिग्री। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पिताजी ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी तरफ मत देखो, अभी। हम तेजी से वापस लौटने लगे। बर्फ में हमारे कदम धंस रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई और भी उसी रिदम में चल रहा हो। कुछ दूर जाकर पिताजी अचानक रुक गए। सामने देवदार का घना झुरमुट था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस 1 मिनट में आता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वो पेड़ों के पीछे गायब हो गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट।
लेकिन वो वापस नहीं आए। मेरा डर अब घबराहट में बदल चुका था। मैंने हिम्मत करके झुरमुट की तरफ कदम बढ़ाए। वहां बर्फ पर पिताजी के ताज़ा पदचिन्ह साफ थे, लेकिन कुछ कदम बाद वो अचानक खत्म हो गए, जैसे कोई इंसान हवा में गायब हो गया हो। तभी मेरी बाईं तरफ बर्फ पर हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने सिर घुमाया और वहां करीब 50 मीटर दूर एक देवदार के तने के पास कोई खड़ा था। वही जैकेट, वही टोपी, पिताजी। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े और उनका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो पिताजी का चेहरा नहीं था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से कानों तक फटा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। और अगले ही पल वो चारों हाथ पैरों के बल मेरी तरफ झपट पड़ा। वो चीज मेरी तरफ जिस रफ्तार से झपटी, उसे देखकर मेरा शरीर खुद ब खुद पीछे हट गया। उसकी हरकत इंसान जैसी नहीं थी और जानवर जैसी भी नहीं। वो बर्फ के ऊपर ऐसे फिसल रही थी जैसे उसके पैरों का जमीन से कोई रिश्ता ही न हो। उसका लंबा टेढ़ा शरीर हर छलांग के साथ अजीब ढंग से मुड़ रहा था। हड्डियों के खिसकने जैसी धीमी कर्कश आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं पूरी ताकत से पलटा और बर्फ में दौड़ पड़ा। मेरे जूते हर कदम पर घुटनों तक धंस रहे थे। सांस सीने को चीरती हुई बाहर निकल रही थी, लेकिन पीछे से आती उसकी मौजूदगी हर पल और करीब महसूस हो रही थी। मुझे उसकी दौड़ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यही सबसे डरावनी बात थी। वो मेरे पीछे था, मुझे साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक मेरा पैर बर्फ के नीचे छिपे पत्थर से टकराया। संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल मैं ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा। बर्फ मेरे चेहरे, आंखों और कपड़ों में भरती चली गई। मेरी राइफल हाथ से छूटकर ऊपर कहीं जा गिरी। पीठ में तेज दर्द उठा। सांस जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गई। जब मैं किसी तरह रुका, मैंने ऊपर ढलान की तरफ देखा। वो आकृति किनारे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सिर अजीब तरह से एक तरफ झुका हुआ, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार की आखिरी कोशिश देखने में मजा आ रहा हो। तभी मुझे बैग में रखा छोटा अतिरिक्त इमरजेंसी टेंट याद आया। कांपते हाथों से मैंने उसे बाहर निकाला, जेब से लाइटर निकाला। पहली बार चिंगारी नहीं निकली, दूसरी बार फिर कुछ नहीं। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि लाइटर पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर वो चीज धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके लंबे हाथ बर्फ को छूते और बिना आवाज के सरकते चले आ रहे थे। तीसरी बार चिंगारी निकली। मैंने तुरंत टेंट के कपड़े में आग लगाई। लपटें एकदम भड़क उठीं। बिना देर किए मैंने जलता हुआ कपड़ा उस जीव की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। जलता कपड़ा बर्फ पर गिरते ही फैल गया। नारंगी लपटें सफेद जमीन पर अजीब रोशनी फैला रही थीं। काला धुआं तेजी से ऊपर उठने लगा। पहली बार उस जीव ने प्रतिक्रिया दी। वो अचानक पीछे हटी। उसका शरीर एक झटके से टेढ़ा हो गया और फिर उसके मुंह से एक आवाज निकली। वो चीख नहीं थी, वो गुर्राहट भी नहीं थी, बल्कि जैसे कई इंसानी आवाजें एक साथ टूटकर बाहर निकली हों। कुछ मेरी, कुछ पिताजी की, कुछ किसी अनजान बच्चे की। उस एक आवाज ने मेरी रीढ़ में बर्फ जमा दी। लेकिन वही मेरा मौका था। मैं दर्द की परवाह किए बिना उठा और जीप की दिशा में भाग पड़ा। अब मेरे सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, जीप तक पहुंचना। हर कदम पर फेफड़े जल रहे थे, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। लेकिन दूर पेड़ों के बीच मुझे जीप की धातु पर पड़ती हल्की चांदनी दिख गई। तभी पीछे से बर्फ के तेज दबने की आवाज आई। इस बार वो आवाज साफ थी। वो फिर मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने आखिरी जोर लगाया और किसी तरह जीप तक पहुंच गया। दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत लॉक कर दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी इग्निशन में डालते समय 2 बार गिर गई। बाहर जीप की छत पर किसी चीज के हल्के से उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लंबी उंगलियों से धातु पर थपथपा रहा हो। आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। जीप बर्फ पर फिसलती हुई आगे बढ़ी। लेकिन उसी पल मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। सड़क के बीचों बीच वो लंबी आकृति खड़ी थी और ठीक उसके बगल में पिताजी खड़े थे, मेरे असली पिताजी। उनका चेहरा खून से लथपथ था, जैकेट कई जगह से फटी हुई, एक हाथ बुरी तरह लटक रहा था। वो मेरी तरफ देख रहे थे, उनके होंठ हिल रहे थे। मैं शब्द नहीं सुन पाया,
लेकिन मैं समझ गया। वो कह रहे थे, भागो, पीछे मत देखना। अगले ही पल वो लंबी आकृति धीरे धीरे उनके ऊपर झुक गई। उसका शरीर फैलता चला गया, जैसे अंधेरा किसी इंसान को निगल रहा हो। मैंने चीखते हुए जीप को पूरी रफ्तार दे दी। पहाड़ी रास्ता बर्फ में फिसलता जा रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। उस रात मैं सिर्फ एक चीज जानता था, अगर मैंने फिर पीछे देखा तो शायद मैं भी वापस कभी नहीं लौटूंगा। 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम उस इलाके में पहुंची। उन्हें हमारा जला हुआ कैंप मिला, पुराना मचान मिला, कुछ फटे कपड़ों के टुकड़े मिले, लेकिन पिताजी कभी नहीं मिले। सिर्फ बर्फ पर बने थे वही गहरे, असामान्य, विशाल खुरों के निशान, जो कुछ दूरी बाद अचानक खत्म हो जाते थे। गांव लौटने पर वही बूढ़ा आदमी मुझे अलग ले गया। उसकी आंखों में डर पहले से भी ज्यादा गहरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग नकल छाया के इलाके में चले गए थे। वो पहले आवाज बनती है, फिर शक्ल, फिर यादें, और आखिर में इंसान को अपने साथ ले जाती है। मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन हर रात सपनों में मैं वही बर्फ, वही पेड़ और वही रियर व्यू मिरर देखता। और फिर 1 साल बाद जब मैं छुट्टी लेकर घर लौटा, आधी रात को मेरे दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और बाहर से पिताजी की आवाज आई, कबीर, दरवाजा खोलो बेटा। आधी रात के उस सन्नाटे में दरवाजे पर हुई 3 धीमी दस्तकें मेरे सीने में सीधे उतर गईं। ठक ठक ठक। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया। कमरा अंधेरे में डूबा था। बाहर गली की स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। फिर वही आवाज आई, कबीर, दरवाजा खोलो बेटा। वो आवाज बिल्कुल पिताजी की थी। वही ठहराव, वही भारीपन, वही अपनापन। एक पल के लिए मेरा दिल सच में मान बैठा कि शायद वो लौट आए हैं। लेकिन अगले ही सेकंड रियर व्यू मिरर वाला दृश्य बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया। खून से लथपथ पिताजी और उनके ऊपर झुकती वो लंबी परछाई। मेरा पूरा शरीर डर से जम गया। फिर भी जैसे किसी अदृश्य खिंचाव में मैं धीरे धीरे दरवाजे तक चला गया। हाथ कुंडी पर रखा, सांस रोकी और बहुत धीरे से दरवाजा आधा खोला। बाहर वही जैकेट थी, वही ऊनी टोपी, वही चौड़े कंधे। पिताजी। उनका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था, होठों पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम मुझे अकेला छोड़ आए बेटा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। तभी सड़क की लाइट का पूरा उजाला उनके चेहरे पर पड़ा और मेरी चीख निकल गई। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे जो मुझे भीतर तक खींचते जा रहे थे। उनके होठ अस्वाभाविक रूप से कानों तक फैल गए, जैसे चेहरा किसी और आकार में खिंच रहा हो। और फिर उनकी आवाज बदल गई। पहले पिताजी, फिर मेरी, फिर किसी औरत की, फिर किसी बच्चे की। दरवाजा पूरा खोलो। उसी पल मेरे भीतर जैसे होश लौट आया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और पीछे हट गया। बाहर कुछ सेकंड तक नाखूनों के लकड़ी पर रगड़ने जैसी आवाज आती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपने दिल की धड़कन पूरे कमरे में गूंजती महसूस हुई। अगली सुबह दरवाजे के बाहर जमी हल्की बल्ब पर वही गहरे खुरों के निशान थे, और वे सीधे मेरी खिड़की तक जाते थे। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी आधी रात की दस्तक का जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों बाद मुझे एक और चिट्ठी मिली। एक महिला ने अपनी कैंपिंग यात्रा का अनुभव भेजा था, और उसकी कहानी सुनकर मुझे समझ आया कि नकल छाया सिर्फ मेरे पीछे नहीं थी। उसका नाम था समीरा। उसके पति आदित्य की मौत 6 महीने पहले एक पहाड़ी ट्रैक के दौरान खाई में गिरने से हुई थी। शव इतनी खराब हालत में मिला कि अंतिम संस्कार बंद ताबूत में करना पड़ा। उस अधूरे अलविदा ने उसके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया था। शायद इसी वजह से उसने आदित्य का पुराना ट्रैवल ट्रेलर लेकर
अकेले जंगल जाने का फैसला किया। वो हिमाचल की एक पुरानी देवदार घाटी में पहुंची। ऊंचे पेड़ों से घिरी एक खुली जगह। दिन में वो जगह स्वर्ग जैसी लगती थी, लेकिन शाम होते ही वही जगह अजीब तरह से भारी महसूस होने लगी। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। वो ट्रेलर के बाहर बैठकर कॉफी पीती, आदित्य की पुरानी डायरी पढ़ती और उसकी मौजूदगी महसूस करने की कोशिश करती। तीसरी रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के करीब वो बुझती आग के सामने बैठी थी कि अचानक जंगल के किनारे से एक आवाज आई, समीरा। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वो आवाज आदित्य की थी, बिल्कुल वैसी ही, वही लहजा, वही कोमलता। फिर दोबारा, समीरा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसका दिल और दिमाग 2 अलग दिशाओं में खिंचने लगे। दिमाग कह रहा था, यह असंभव है, आदित्य मर चुका है। लेकिन दिल दिल वही सुनना चाहता था जो दुख हमेशा सुनना चाहता है, एक आखिरी बार अपने खोए हुए इंसान की आवाज। वो धीरे धीरे उठी और बिना टॉर्च लिए उस आवाज की दिशा में चलने लगी। झाड़ियां कपड़ों से उलझ रही थीं, सूखी टहनियां चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके कदम उसे और गहरे जंगल में ले जा रहे थे। तभी अचानक हवा का तापमान एकदम गिर गया। सांस भाप बनकर बाहर आने लगी और इसी पल उसे एक अजीब गंध महसूस हुई। देवदार की खुशबू नहीं, मिट्टी की भी नहीं, बल्कि पुराने खून और सड़े मांस जैसी भारी घुटी हुई बदबू। तभी फिर वही आवाज आई, समीरा, थोड़ा और पास आओ। और इसी पल उसके दिमाग में आदित्य की कही एक पुरानी बात कौंधी, अगर कभी जंगल में मेरी आवाज सुनो तो जवाब मत देना। वो वहीं रुक गई, क्योंकि अब उस आवाज में इंसानी गर्माहट नहीं थी। उसके नीचे कुछ और छिपा था, कुछ गीला, टूटा हुआ और बेहद भूखा। तभी उसके ठीक पीछे सूखी टहनी टूटने की आवाज आई और उसने महसूस किया वो अकेली नहीं है। जैसे ही समीरा को एहसास हुआ कि वो आवाज आदित्य की नहीं हो सकती, उसके पूरे शरीर में ठंडी बिजली सी दौड़ गई। जंगल का हर पेड़, हर परछाई, हर टहनी अचानक दुश्मन जैसी लगने लगी। उसने बिना एक पल गवाए पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। झाड़ियां पैरों से उलझ रही थीं, पेड़ों की जड़ें बार बार ठोकर दे रही थीं, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, ट्रेलर तक पहुंचना है। भागते हुए उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी उसके पीछे दौड़ रहा हो। कभी दाईं तरफ सूखे पत्तों की सरसराहट, कभी बाईं तरफ किसी भारी चीज के सरकने की आवाज। लेकिन जब भी वो पलटकर देखने की हिम्मत जुटाती, वहां सिर्फ अंधेरा होता। फिर भी उसका दिल कह रहा था, कुछ उसके साथ साथ चल रहा है। कुछ मिनट बाद उसे दूर खुली जगह की हल्की रोशनी दिखी। ट्रेलर वहीं था। वो लगभग गिरते पड़ते उसके दरवाजे तक पहुंची, अंदर घुसी और तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। फिर ट्रेलर की छोटी रसोई के पास फर्श पर बैठ गई। दराज खोलकर उसने एक छोटा किचन नाइफ निकाला और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। पूरे ट्रेलर में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने खुद को समझाना शुरू किया। शायद दुख ने दिमाग से खेल किया, शायद वो सिर्फ भ्रम था, शायद हवा। तभी अचानक बाहर से एक अजीब चीख सुनाई दी। वो किसी लोमड़ी जैसी थी, लेकिन उससे कहीं भारी, गहरी और अस्वाभाविक। समीरा का हाथ दरवाजे की कुंडी पर जम गया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज में बदल गई। बाहर कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा था, इतना असली, इतना मासूम कि एक पल के लिए उसका हाथ सच में कुंडी तक पहुंच गया। क्या सच में कोई बच्चा बाहर है? क्या उसे मदद चाहिए? लेकिन अगले ही पल आदित्य की कही वो बात उसके दिमाग में गूंज गई। जंगल की कुछ चीजें इंसान को उसकी सबसे कमजोर भावना से फंसाती हैं। उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, आंखें कसकर भींच लीं और खुद से बार बार कहने लगी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। फिर वही घना सन्नाटा। डर और थकान धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होने लगे। शरीर कांप रहा था, आंखें बाहरी हो रही थीं।
आखिरकार वो ट्रेलर के पीछे बने छोटे बिस्तर पर जाकर लेट गई, कंबल सिर तक खींच लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। शायद कुछ मिनटों के लिए उसे झपकी भी आ गई, लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज ने उसकी आंख खोल दी। टक टक टक। ये आवाज खिड़की के शीशे पर किसी की उंगली से हल्की थपकी देने जैसी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो खिड़की जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर थी। अगर कोई बाहर से उसे छू रहा था तो इसका मतलब था वो चीज बहुत लंबी थी। पर्दे के नीचे एक छोटा सा गैप था। चांदनी की हल्की रोशनी उसी से अंदर आ रही थी। डर के बावजूद उसकी आंखें धीरे धीरे उसी गैप की तरफ घूम गईं। और फिर उसने उसे देखा। सबसे पहले एक हाथ, सलेटी रंग की चमड़ी हड्डियों पर कसकर चिपकी हुई और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी, हर उंगली में जैसे अतिरिक्त जोड़ थे। वो हाथ शीशे पर बहुत धीरे धीरे थपकी दे रहा था। टक टक टक। इसके पीछे एक लंबा दुबला हड्डियों जैसा शरीर था, इतना पतला कि जैसे लगता है सिर्फ कंकाल पर चमड़ी चढ़ी हो। समीरा डर के मारे सांस तक रोक चुकी थी। फिर वो हाथ धीरे धीरे कांच से हट गया, लेकिन वो चीज चली नहीं। वो अजीब झटकों के साथ सरकती हुई ट्रेलर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ गई। अगले ही सेकंड ट्रेलर का दरवाजा जोर से हिल उठा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बर्तन खनखनाने लगे, ऊपर की अलमारियों से धूल झरने लगी। पूरा ट्रेलर हिल रहा था। फिर बाहर से आवाज आई, समीरा, मुझे अंदर आने दो। वो आदित्य की आवाज थी, लेकिन अगले ही पल वो बदल गई। अब वो समीरा की अपनी आवाज थी। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसका डर अब पागलपन की सीमा छू रहा था। वो तुरंत बिस्तर से कूदी और ट्रेलर के छोटे बाथरूम में भाग गई। दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई। बाथरूम इतना छोटा था कि मुश्किल से एक इंसान बैठ सके। वो शावर के कोने में सिमट गई, घुटनों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। बाहर वो चीज ट्रेलर के चारों तरफ घूमती रही। कभी फुसफुसाहट, कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी आदित्य, कभी समीरा और कभी धातु की दीवारों पर नाखून रगड़ने की लंबी खरोंच। खर्र खर्र खर्र। वो आवाज इतनी भयानक थी कि समीरा को लग रहा था उसकी हड्डियां तक कांप रही हैं। उसे नहीं पता वो चीज कब गई। शायद वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली, सुबह की हल्की धूप बाथरूम के वेंट से अंदर आ रही थी। बाहर पूरी तरह खामोशी थी। सुबह की हल्की धूप बाथरूम के वेंट से छनकर अंदर आ रही थी। समीरा कुछ देर तक वहीं जमी बैठी रही, जैसे उसका शरीर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि रात सच में खत्म हो चुकी है। बाहर कई मिनट तक कोई आवाज नहीं आई, न पत्तों की सरसराहट, न हवा, न किसी पक्षी की पुकार। वही अजीब, घना, दबा हुआ सन्नाटा। आखिर उसने हिम्मत जुटाई, बहुत धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। ट्रेलर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। बर्तन फर्श पर गिरे हुए, अलमारी के दरवाजे खुले और मेज पर रखा मग टूटा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। उसने कांपते हाथों से मुख्य दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। सुबह की सफेद रोशनी में ट्रेलर की धातु की बॉडी साफ दिखाई दे रही थी और उसी पर बने थे गहरे, लंबे खरोंच के निशान। वे निशान जमीन से लगभग 7 फीट ऊपर तक जा रहे थे, जैसे किसी बेहद लंबे जीव ने धातु को उंगलियों से चीर दिया हो। उन खरोंचों के किनारों से एक काला, चिपचिपा, तारकोल जैसा पदार्थ रिस रहा था। धूप में भी वह पदार्थ अजीब तरह से चमक रहा था। समीरा का गला सूख गया। उसे उसी पल समझ आ गया कि रात को जो भी चीज आई थी वो सिर्फ सपना नहीं थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए अपनी वैन स्टार्ट की। ट्रेलर वहीं खुली जगह में खड़ा रह गया। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। कई किलोमीटर दूर निकलने के बाद जाकर उसकी सांसें सामान्य हुई, लेकिन दिमाग में वो 3 आवाजें लगातार गूंजती रहीं। आदित्य, बच्चा और उसकी अपनी। उसने उस ट्रेलर को फिर वापस लेने की कोशिश नहीं की। आज भी वो उसी देवदार घाटी में खड़ा है, मौसमों की मार खाता हुआ, और शायद अब भी किसी चीज का इंतजार करता हुआ। जब मुझे समीरा की ये चिट्ठी मिली, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, क्योंकि उसकी कहानी के कई हिस्से मेरी कहानी से डरावनी हद तक मिलते थे। वही आवाजों की नकल, वही लंबी सलेटी आकृति,
वही खुरों के निशान, वही काला चिपचिपा पदार्थ। तभी मुझे एहसास हुआ, नकल छाया सिर्फ एक जंगल तक सीमित नहीं है। वो शायद उन जगहों में रहती है जहां इंसान अपने सबसे गहरे दुख, पछतावे और अधूरे अलविदा लेकर जाता है, और फिर वही बनकर लौटती है जिसे इंसान सबसे ज्यादा खो चुका होता है। कई साल बीत गए, मैं अब भी एयरफोर्स में हूँ। पोस्टिंग बदलती रही, शहर बदलते रहे, घर बदलते रहे, लेकिन कुछ चीजें कभी पीछे नहीं छूटती। कभी कभी देर रात जब पूरा घर सो चुका होता है, मुझे खिड़की पर वही हल्की थपकी सुनाई देती है, टक टक टक, बिल्कुल वैसी ही जैसी समीरा ने ट्रेलर में सुनी थी। और कभी कभी दरवाजे पर वही 3 धीमी दस्तक, ठक ठक ठक। मैं जानता हूं अगर मैंने कभी उस आवाज का जवाब दिया तो शायद वही होगा जो पिताजी के साथ हुआ। इसलिए अब मैंने एक नियम बना लिया है, आधी रात के बाद कोई दस्तक, कोई आवाज, कोई पुकार, चाहे वो कितनी भी अपनों जैसी क्यों न लगे, मैं कभी जवाब नहीं देता। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी है। पिछले हफ्ते मुझे एक पार्सल मिला, बिना किसी सेंडर नेम के। अंदर एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। देवदार के पेड़ों के बीच वही अबैंडन ट्रेलर खड़ा था, दरवाजा आधा खुला, और उसकी खिड़की के अंदर कोई बैठा हुआ था। तस्वीर धुंधली थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैकेट वही थी, बिल्कुल वैसी जैसी पिताजी पहना करते थे। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार दरवाजा तुम खोलोगे कबीर। उसी रात मेरी खिड़की पर फिर से 3 हल्की थपकियां हुई, टक टक टक। और इस बार बाहर से आवाज आई, बेटा बहुत ठंड है, दरवाजा खोलो। दोस्तों, अगर कभी जंगल, पहाड़ या किसी सुनसान कैंपिंग स्पॉट पर आपको अपने किसी खोए हुए इंसान की आवाज सुनाई दे, तो उसे जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं बल्कि नकल छाया हो। अगर आपको रहस्य कहानियां की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप ऐसी आवाज़ का जवाब देते। मिलते हैं अगली और भी रहस्यमयी कहानी में। तब तक रात की दस्तकों से सावधान रहिए।